यूजीसी नेट पेपर सेकंड शिक्षा शास्त्र में 8 जुलाई 2018 के पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ही आसान थे, जो जिन्हें सोचने समझने या रटने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कुछ सिंपल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैं लेकर आई हूँ आज की इस वीडियो में। तो मेरा नाम गार्गी गुप्ता है और जीजे एजुकेशन पॉइंट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय शिक्षक पाठ्यचर्या में शिक्षा के दर्शन को शामिल करने का सही तर्क प्रस्तुत करता है? पहला है दर्शन शास्त्र सबसे पुराना विषय है। दूसरा है दर्शन शास्त्र शैक्षिक अवधारणाओं को समग्र रूप में समझने में सहायता प्रदान करता है। दर्शन शास्त्र और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन शास्त्र भावी अध्यापकों का व्यक्तित्व बेहतर रूप में विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। शैक्षिक अवधारणाओं के दार्शनिक विश्लेषण से विवेकपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता मिलती है। तो इसमें से हमें वो ऑप्शन छांटने हैं जो हमारे शिक्षक पाठ्यचर्या से संबंधित है। तो इसमें हमारा पहला तो ये है, क्योंकि शैक्षिक अवधारणाओं का इसमें बात की गई है, शिक्षक पाठ से संबंधित है, तो शैक्षिक अवधारणाएं जो है वो इसमें काम करेंगी। दर्शन शास्त्र और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये डेफिनेशन भी आपने सुनी होगी। दर्शन शास्त्र भावी अध्यापकों का व्यक्तित्व बेहतर, देखिए व्यक्तित्व तो हर इंसान का अपना होता है, तो ये बात इसमें यहाँ मैच नहीं कर रही है। तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन शैक्षिक अवधारणाओं के दार्शनिक विश्लेषण से विवेकपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने में ये मदद करता है। तो हमारा ऑप्शन बी, सी एंड डी इसमें आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। देखिए दर्शन में कुछ शामिल तर्क बताए गए हैं। दर्शन शास्त्र अवधारणाओं को समग्र रूप से समझने में सहायता करता है। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अध्यापक के व्यक्तित्व एवं चरित्र के विकास में सहायता होती है। ठीक है, व्यक्तित्व और चरित्र के विकास में दोनों में सहायता होती है दर्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्तित्ववादी शिक्षा का समर्थन करने वाले अध्यापक द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? मूल्यों को पढ़ाया नहीं जा सकता, मूल्य व्यक्तिनिष्ठ और वैयक्तिक होते हैं, मूल्य अनिवार्य रूप से प्रासंगिक परंतु वस्तुनिष्ठ होते हैं, मूल्यों को बाजारी शक्तियों से लिया जाता है। तो बाजारी शक्तियों वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा, बाजार से नहीं खरीदा जाता मूल्यों को कि 2 रुपए के मूल्य दे दो, 4 रुपए के मूल्य दे दो। इनको पढ़ाया भी नहीं जा सकता। ये अनिवार्य रूप से प्रासंगिक भी नहीं होते कि हर समय बदल दिया जाए, कहीं मूल्य कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है। तो मूल्य जो होते हैं व्यक्तिनिष्ठ होते हैं और वैयक्तिक होते हैं, पर्सनल होते हैं, यानी हर इंसान का अलग मूल्य होता है। कोई नैतिकता को ज्यादा मानता है, कोई अपने समाज को ज्यादा मानता है, कोई धर्म को, कोई अपने परिवार को। हर व्यक्ति का जो व्यक्तिनिष्ठ मूल्य होता है वो अलग अलग होता है। देखिए अस्तित्ववादी शिक्षक स्वतंत्र विचारों वाला, निर्भीक, वाक्पटु, साहसी, चरित्रवान, विनयी, सहनशील, प्रभावशाली बनाने की अभिलाषा रखते हैं। यह मानते हैं कि यदि शिक्षक इन गुणों से विभूषित होगा तो वह विद्यार्थियों को व्यक्तिक ढंग से विकसित होने हेतु उपयुक्त धरातल एवं परिवेश का निर्माण करेगा। ठीक है, तो मूल्य क्या हो गए? वैयक्तिक एवं व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। ये बात इसमें कही गई है, जो स्वयं द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन है, भूखे पेट प्रार्थना नहीं की जा सकती, इस कथन को समर्थन प्राप्त होता है, किसका समर्थन मिलता है? इसे आदर्शवादी कहते हैं? नहीं, आदर्शवादी ये बात नहीं कहते, क्योंकि वहां पर व्रत और संयम का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रकृतिवादी भी ये नहीं कहते, तो ये भी गलत है। प्रयोजनवादी ये कहते हैं कि पहले कुछ खा पी लिया जाए और फिर काम किया जाए। ठीक है, तार्किक विधेयवादी ये बात नहीं कहते। तो हमारा उत्तर है प्रयोजनवाद। प्रैग्मेटिज्म में ये बात कही गई है। ग्रीक भाषा का शब्द से आया, प्रैग्मा का अर्थ है किया हुआ कार्य।
प्रयोजनवाद को दर्शन के रूप में श्रेय किसने दिया? चार्ल्स सेंट पियर्स ने दिया। विलियम जेम्स, जॉन डेवी तथा किलपैट्रिक महोदय इसके मुख्य प्रवर्तक हैं। प्रयोजनवाद में सोद्देश्य क्रिया को महत्व दिया गया है तथा सत्य को प्रयोजन की कसौटी पर कसा गया है। ये शाश्वत मूल्यों पर विश्वास नहीं रखता, तो वह शिव अथवा कल्याण है। परिवर्तनशील जगत को प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, ये मानता है। यहाँ तक कि यथार्थ भी, जो आज है वो कल नहीं है ना, इस बात का बल इस पर दिया गया है, इसमें बल दिया गया है। अतः वाद समर्थन करता है कि भूखे पेट प्रार्थना नहीं की जा सकती। एक अभिकथन है, माया ब्रह्म के विपरीत दृष्टिकोण अपनाती है। माया एक प्रातिभासिक जगत का सृजन करती है। पहला वाला कथन सही है, माया ब्रह्म के विपरीत दृष्टिकोण को अपनाती है, और ये प्रातिभासिक जगत का सृजन करती है, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं इसमें, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी इसमें। यहाँ बात की गई है बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली अवधारणाओं के सही समुच्चय का चयन कीजिए। इसमें दिया गया है अनेकांतवाद, वैभाषिक, पवज्जा, संस्कार, स्वतांत्रिक, स्यादवाद। ये 6 चीजें दी गई हैं, तो बौद्ध धर्म के अनुसार लगाना है। तो पहला होगा इसमें वैभाषिक, दूसरा है पवज्जा संस्कार, तीसरा है पवज्जा के बाद संस्कार, उसके बाद आएगा इसमें स्वतांत्रिक। स्यादवाद जैन धर्म का है, इसलिए ये नहीं आएगा। अनेकांतवाद भी नहीं आएगा। तो इसमें ऑप्शन है 1, 2 इन दोनों में। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। वैभाषिक, संस्कार, स्वतांत्रिक, यहाँ पर आता है त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग और शून्यवाद। ठीक है, इसका समुच्चय जो है ये है। गांधीवादी शिक्षा का चरम लक्ष्य है, क्या है? ये क्या है? वर्ण रहित समाज का सृजन करना है। मेरे ख्याल से कुछ गलत हो गया। मानव जाति का उन्नयन, मानवीय और चैतन्य समाज का विकास, सबके लिए मोक्ष। दूसरा वाला है मानव जाति का उन्नयन, इसका आंसर होगा। चरम लक्ष्य शोषण विहीन समाज की स्थापना करने की बात इन्होंने कही है। श्री अरविंद के परामानस के विचार से तात्पर्य है कि डार्विन का सिद्धांत संगत है, इसलिए शिक्षा बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। एक शिक्षक का कार्य मानव को जागृत चेतना को उठाना है। किसी शिक्षक को अपनी शिक्षण तकनीकों में विज्ञान और शिक्षा को शामिल करना चाहिए। शिक्षा ध्यान द्वारा अपने दैवी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर भी आएगा, मानव को जागृत चेतना को उठाना है। ऑप्शन नंबर बी, मानकों में अपने मन को अतिमानस या परामानस की बात इसमें अरविंद के द्वारा कही गई है। स्वयं कीर्तन में परिवर्तित करता है, यानी जागृत चेतना की बात इसमें कही गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे संविधान द्वारा सहमति नहीं दी जाएगी? पहला है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय, गणराज्य और लोकतांत्रिक समाज, धर्म, ईश्वर, मोक्ष, क्षेत्रवाद और जातीयतावाद। देखिए, एक तो ये क्षेत्रवाद और जातीयतावाद, ये है स्वतंत्रता, भारतीय संविधान इसे सहमति नहीं देगा, है ना। वसुधैव कुटुंब की बात करता है हमारा संविधान, स्वतंत्रता और समानता की बात भी करता है। तो 1 और 5 जिसमें ना हो वो ऑप्शन देख लीजिए। 1 है, इसमें 5 है, तो सी वाला ऑप्शन इसमें आएगा, 2 और 4।
टू वाला गणराज्य और लोकतांत्रिक समाज की बात हो रही है इसमें, और क्षेत्रवाद वाला हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया था। ठीक है, तो 2 और 4 इसमें ऑप्शन आएगा। ठीक है, आधुनिकीकरण से तात्पर्य है पाश्चात्य, पाश्चात्य होगा ये, पाश्चात्य लिखा गया, पाश्चात्य लिखा गया, पाश्चात्य जीवन शैली की ओर स्थानांतरण। आधुनिकीकरण है नहीं, प्रचलित फैशन एवं रहन सहन के दंगों का अनुवर्तन, दंगो नहीं होगा यहाँ, ढंगो होगा। परंपरा एवं परंपरागत जीवन शैली से विलगाव, विद्यमान आवश्यकताओं एवं जीवन शैलियों के संदर्भ में अनुकूलन की प्रक्रिया, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। आधुनिकीकरण का मतलब है जो हमारी जरूरतें हैं और जो जीवन शैलियां हैं उसके संदर्भ में हम अनुकूलन करें, यानी जैसा समाज उसके हिसाब से ही हम व्यवहार करें, यही आधुनिकीकरण कहलाता है। हाँ ठीक है। हल के प्रबलन सिद्धांत के अंतर्गत किसे मध्यवर्ती चर के रूप में उपकल्पित किया गया है? अंतर्नोद दशा, प्रतिक्रिया अव्यक्तता, उत्तेजना विभव और प्रतिक्रिया आयाम। हल ने उत्तेजना विभव पर कार्य किया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। देखिए ये आ गया, उत्तेजक विभव या उत्तेजना विभव एक ही चीज होती है जिसे SCR से प्रदर्शित किया जाता है। 4 उपकल्पित किए इन्होंने चर। पहला है आदत शक्ति, जिसको SHR से SHP से प्रदर्शित किया है। प्रेरक अभिप्रेरण को K से इन्होंने दिया है। अंतर्नोद को इन्होंने D से दिया है और उत्तेजक विभव को इन्होंने SCR के रूप में बताया है। क्लासिकी अनुबंधन प्रतिमान के प्रतिपादक हेतु निम्नलिखित में से किसे निराश्रित चर के रूप में प्रयुक्त किया गया है? अनुक्रिया की मात्रा, विलोप के प्रति अवरोध, स्वयता पुनः प्राप्ति, अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक के युग्मन की संख्या। ऑप्शन डी वाला आंसर है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम के किस नियम को संशोधित करना पड़ा? कौन सा नियम चेंज करना पड़ा थार्नडाइक ने जो नियम दिए थे? तो इसमें अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, तदायित्व का नियम। प्रभाव का नियम जो है इसे चेंज करना पड़ा था थार्नडाइक के अनुसार। प्रभाव जो जैसा इफेक्ट पड़ता है ऐसा जरूरी नहीं है कि वैसा एक इफेक्ट बार बार पड़े, और हर व्यक्ति जो है एक सी सोच नहीं रखता, इसलिए सब पर इसका प्रभाव जो है अलग अलग पड़ेगा। बुद्धि प्रज्ञा के किस प्रकार के मापन हेतु इष्टतम आयु स्तर को संगत माना जाता है? इसमें जो है प्रज्ञा की बात की गई है, तो संज्ञानात्मक प्रज्ञा इसमें बात की जाती है क्योंकि आयु से संबंध है, और संज्ञानात्मक प्रज्ञा को जीन पियाजे ने बताया है। जीन पियाजे ने अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, आपने पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि में समूह कारक की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो समूह कारक याद रखिएगा, जो अवधारणा दी वो बर्ट ने दी थी, और समूह कारक सिद्धांत किसका दिया हुआ था? जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो थर्स्टन ने करा था। इसमें उन्होंने प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के बारे में बात की थी। ठीक है, तो जहां अवधारणा पूछी जाएगी वहां आप बर्ट का नाम लेंगे, और जहां पर सिद्धांत की बात की जाएगी वहां थर्स्टन आएगा ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है, निर्देशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों का कौन सा समुच्चय सही है? देखिए, निर्देशन स्व संयमन की ओर ले जाता है, इसमें ये गड़बड़ हो रहा है, ये नंबर 1 का ऑप्शन ये है। निर्देशन एक व्यक्तिगत सहायता है, निर्देशन स्व संयमन की ओर ले जाता है, निर्देशन व्यक्ति की अपेक्षा समस्याओं पर बल देता है, ये गलत है। निर्देशन व्यक्तिगत भिन्नता को प्रारंभिक बिंदु मानता है, ये ठीक है। निर्देशन सेवाएं कई समय व्यवधान सहित आयोजित की जा सकती है, नहीं, ये गलत है। निर्देशन सभी समस्याओं के लिए रामबाण है, ऐसा भी जरूरी नहीं है।
हर समस्या निर्देशन से पूरी नहीं हो सकती। तो इसमें हमारा आंसर आ रहा है 1, 2 और 4। 1, 2 एंड 4, डी ऑप्शन हमारा इसमें आंसर आ रहा है। व्यक्तिगत सहायता है, स्व संयमन की ओर ले जाता है, व्यक्तिगत भिन्नता को प्रारंभिक बिंदु मानता है, निर्देशन व्यक्ति की समस्या के प्रति स्वयं समाधान के योग्य बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र को कोई निर्णय लेने के उद्देश्य से सहायता करने हेतु एक शिक्षक द्वारा अनुभूत समस्याओं एवं चुनौतियों के बारे में गहराई से परिचर्चा करता है। निम्नलिखित में से निर्देशन की कौन सी प्रकारता इस परिस्थिति को उपयुक्त रूप से अभिसंगित करती है? उपबोधन प्रकारता, वृत्तिक निर्देशन प्रकारता, शैक्षिक निर्देशन प्रकारता, सूचना अन्वेषण प्रविधि प्रकारता। देखिए किस विषय में बात कर रहा है ये। कोई निर्णय लेने हेतु उद्देश्य से सहायता करने हेतु एक शिक्षक द्वारा समस्याओं और चुनौतियों के बारे में गहराई से परिचर्चा करता है। परिचर्चा की बात की गई है तो ये आएगा उपबोधन प्रकारता इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर ना शैक्षिक और निर्देशन ना वृत्तिक निर्देशन, यानी व्यवसाय के लिए नहीं ले रहा, शिक्षा के लिए नहीं रहा, सूचना और खोज के लिए भी वो निर्देशन नहीं ले रहा। तो यहाँ पर हमारा उपबोधन प्रकारता आंसर आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, किसी चुने हुए व्यवसाय में सफलता की संभावनाओं के आकलन हेतु निम्नांकित में से किन उपकरणों का निर्देशन केंद्र पर उपयोग किया जा सकता है? व्यवसाय निर्देशन के लिए और विभेदक अभिक्षमता परीक्षण का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो व्यवसाय निर्देशन के लिए हम विभेदक अभिक्षमता परीक्षण का प्रयोग करेंगे। रुचि तालिका का प्रयोग रुचि का मापन करने के लिए किया जाता है। और निष्पत्ति परीक्षण निष्पत्ति या योग्यता का मापन करने के लिए किया जाता है। व्यक्तित्व परीक्षण का प्रयोग हम व्यक्तित्व का मापन के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, प्रभावी अनिर्देशात्मक उपबोधन सत्र हेतु निम्नांकित में से कौन अत्यंत आवश्यक है? प्रभावी अनिर्देशात्मक उपबोधन सत्र हेतु उपबोधक का प्रशिक्षण, सेवार्थी से सौहार्द स्थापन, परीक्षणों के प्रयोग में प्रमाणता, वार्तालापीय प्रवाहमयता। देखिए इफेक्टिव करने के लिए जरूरी है कि जो सामने वाला है वो भी अच्छे से बात करे, तो उससे उसके साथ अच्छा सा इंटरेक्शन जो है वो अच्छा होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसमें आंसर होगा। एक कॉलेज का पुस्तकाध्यक्ष छात्रों के बीच भिन्न भिन्न पुस्तकों की मांग को ध्यान में रखते हुए पुस्तकों को खरीदने की योजना बनाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति निम्नलिखित कौन सा माप इस प्रयोजन हेतु उपयुक्त होगा? देखिए जहां पुस्तकालय अध्यक्ष की बात हो रही है और वो अलग अलग पुस्तकों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए बनाता है, तो पहले वो सब पुस्तकों की अलग अलग डिमांड देखेगा कि कौन सी बुक की कितनी डिमांड है। ठीक है, जिस बुक की डिमांड ज्यादा होगी, मान लीजिए ये 5 किताबें चाहिए, ये 7 चाहिए, ये 2 चाहिए, 1 चाहिए, 3 चाहिए, तो इसमें 7 वाली बुक की डिमांड ज्यादा है ना, तो वो 7 वाली बुक पहले खरीदेगा। तो इसमें यहाँ पर क्योंकि बहुलांक का प्रयोग किया गया है, यहाँ बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, तो इसलिए हम बहुलांक का प्रयोग करेंगे। इसमें बहुलांक बड़ा आंकड़ा है, ठीक है, बार बार आता है। प्रयोगशाला प्रयोग और क्षेत्र प्रयोग में मुख्य निम्नलिखित में होता है: चरों के मापन में परिशुद्धता, बाह्य चरों के नियंत्रण की मात्रा, प्रदत्त विश्लेषण तकनीकी का प्रयोग, अनुसंधान उपकरणों का प्रयोग। देखिए अनुसंधान उपकरणों का प्रयोग तो होता है, लेकिन यह इसमें पूछा है चरों का मापन की परिशुद्धता भी होती है, प्रदत्त विश्लेषण की तकनीकी भी होती है, बाह्य चरों का नियंत्रण भी होता है। लेकिन
अनुसंधान उपकरणों का प्रयोग ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल प्रयोगशाला प्रयोग में हो या क्षेत्र प्रयोग में हो। तो इसमें जो है हमारा बाह्य चरों का नियंत्रण जो है ये दोनों तरह से मुख्य रूप से होता है दोनों प्रयोगों में। ये हमारा आंसर होगा। प्रयोगशाला प्रयोग और क्षेत्र प्रयोग में मुख्य रूप से बाह्य चरों के नियंत्रण की मात्रा से होता है। प्रयोगशाला प्रयोग एक प्रयोगात्मक विधि है जबकि क्षेत्र प्रयोग एक अप्रयोगात्मक विधि है। प्रयोगशाला विधि से प्राप्त निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय है तुलना में क्षेत्र प्रयोग विधि से प्राप्त निष्कर्ष है। तो यहाँ हमारे 20 क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट हो गए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें भी मैं आपको एजुकेशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर जल्दी आपके सामने आऊंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।